नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज के अपने सेशन की ओर अब हम बढ़ते हैं, यानी आज का टॉपिक हमारा क्या होगा और उस टॉपिक का सब्जेक्ट क्या होगा। देन जैसा कि हम अपने पिछले सेशन में बात कर रहे थे और उसे एक तरीके से उसका इंट्रो ले लिया था, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। मतलब हम बैंकिंग कोड्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने 3 कोड्स IFSC, MICR एवं CIF का विस्तृत रूप से उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे अपने लास्ट बैंकिंग कोड के बारे में, जिसका नाम है स्विफ्ट कोड, जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है जी। अभी हाल फिलहाल में इसका हमने बहुत न्यूज़ में जिक्र भी सुना था, इसकी इम्पोर्टेंस को समझा था। तो आइए अब हम स्विफ्ट के बारे में शुरू करते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ये किस तरह का कोड है जो पूरी दुनिया में इतना इम्पोर्टेंस अपनी बनाए हुए है। देन पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्विफ्ट उसकी फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होती है। जी हाँ। और अब मैं आपको जो बताता हूँ इसके बारे में, इसकी चर्चा करते हैं हम सभी मिलकर। देखिए, जिस तरह भारत में पैसे भेजने के लिए IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड की आवश्यकता होती है, जो कि एक 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है। उसी तरह विदेशों में पैसा भेजने या विदेशों से पैसा मंगवाने के लिए स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ ही ये स्विफ्ट कोड क्या करता है? स्विफ्ट कोड वो किसी भी बैंक, किसी भी देश, शहर और उस बैंक की ब्रांच जो होती है, शाखा होती है, उसे इस स्विफ्ट कोड के जरिए पहचाना जाता है। यानी स्विफ्ट कोड पहचानने का काम करता है, जिससे फाइनेंशियल इंटरनेशनल लेवल पे बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है या सेटलमेंट है वो बेहद आसान और सटीक एवं सुरक्षित तरीके से होता है। ठीक है जी। देन आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, जो स्विफ्ट कोड है, जैसा कि मैंने कहा कि इसका प्रयोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या सेटलमेंट के लिए किया जाता है। इसे BIC के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। BIC मतलब बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, इसका ये दूसरा नाम भी है। कई बार इसे स्विफ्ट न लिख के BIC के नाम से डाल दिया जाता है, तो कई बार इसको ISO 9632 के नाम से डाल दिया जाता है। ये भी इसी का एक रूप है, मतलब एक नाम है। ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ इसके और भी नाम हो सकते हैं, जो कि आप सभी को एक बार गूगल पर जाके चेक करना पड़ेगा। मैंने तो जितना भी स्टडी किया है और जितना तैयार अपना कंटेंट को किया है, मुझे यही मिले, इससे ज़्यादा नहीं मिले। हालांकि संभावना ये जताई गई है कि इससे ज़्यादा भी स्विफ्ट कोड के नाम हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली है, जो मेन नाम है, वो आपको यही 3 याद रखने पड़ेंगे। एक तो स्विफ्ट हो गया, इसका अदर नेम BIC यानी बिजनेस आइडेंटिफायर कोड हो गया, वही इसका तीसरा नाम ISO 9632 हो गया। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो इसके अदर नेम्स हो गए। देन स्विफ्ट कोड किस तरीके से और कार्य करता। देखिए, स्विफ्ट पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्विफ्ट वो एक स्विफ्ट सोसाइटी होती है। ठीक है। ये कोड स्विफ्ट नाम की एक सोसाइटी होती है पूरी अपने आप में। तो उस सोसाइटी के द्वारा, जिसका नाम है स्विफ्ट सोसाइटी, उसके द्वारा बैंक ब्रांच को ये कोड प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके साथ ही बैंक ब्रांच को तो कोड प्रोवाइड कराया ही जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो स्विफ्ट कोड यानी BIC कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है। देन हम जान लेंगे कि जो स्विफ्ट कोड होता है वो 8 या 11 डिजिट का हो सकता है। ठीक है। अब कैसे, मतलब 8 या 11 डिजिट ही क्यों, उस पर भी हम एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 11
और 8 डिजिट मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, जो कि थोड़ी आसान हो जाएगा मुझे समझाने में और आपको समझने और सीखने के लिए। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं एक कोड दे देता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं SBIN को छोड़ दीजिए, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ कहीं बोर्ड पर लिख नहीं पा रहा हूँ इस वजह से। तो दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल में, BKIDIN3M123, ये हमने कोड ले लिया, ठीक है। 11 डिजिट का है, ये 11 डिजिट का कोड ले लिया, जिसे हमने दे दिया नाम BKIDIN3M123, ठीक है। कुछ भी इस तरह का कोड हमने दे दिया एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए स्विफ्ट को। देन इसमें BKID क्या है? BKID एक बैंक कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 4 लेटर हैं शुरुआत के BKID, ये एक बैंक कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं जो उसके बाद IN आया, वो एक कंट्री कोड यानी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद जो 3M लिया था हमने, जो 3M जो है वो एक सिटी कोड को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद 1 2 3 जो आया वो बैंक की ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तो 11 डिजिट के बारे में हमने समझ लिया किस प्रकार होता है, लेकिन अगर 8 डिजिट आ जाए तो हम किस तरीके से समझेंगे। देखिए इसी एग्जाम्पल को मैं वापस दोहराता हूं, BKIDIN3M, ठीक है। 1 2 3 मैंने ब्रांच कोड नहीं लिया। ब्रांच कोड क्यों नहीं लिया? सिर्फ बैंक कोड, कंट्री कोड और सिटी कोड को ही क्यों लिया? अगर आपने हमारा पिछले जो सेशंस हुए हैं, पिछली क्लासेस जो हुई हैं, उसे अटेंड किया है तो आप सभी समझ गए होंगे। देखिए नहीं समझे हैं, अगर कुछ लोगों ने अगर नहीं किया है तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा। देखिए कई हमारे विश्व में कई ऐसे छोटे छोटे भौगोलिक रूप से ऐसे छोटे देश भी हैं जहां ब्रांच बैंक्स कार्य नहीं करती, बल्कि यूनिट बैंकिंग के तौर पे के फॉर्म में कार्य किया जाता है। मतलब वहां जो है किसी बैंक की अदर शाखा नहीं होती है। जब किसी बैंक की अदर ब्रांच ही नहीं है तो वहां ब्रांच कोड की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे देशों में जो है 8 डिजिट जो स्विफ्ट कोड होता है वो 8 डिजिट का ही होता है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो स्विफ्ट है, ठीक है जी, स्विफ्ट का थोड़े इसके इतिहास पे चलते हैं अब, उसके बाद इसके उपयोग भी बताएंगे। देखिए स्विफ्ट कोड जो है, इसके जो एक सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1973 यानी इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1973 में किया गया था, जो कि उस समय 15 देशों के 239 यानी 239 बैंक्स ने मिलकर किया था। क्यों किया था? इन्हें जो बॉर्डर क्रॉस ट्रांजैक्शन मतलब सीमा पार जो ये वित्तीय रूप से लेन देन करते थे, उनमें इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ती थी। जब ये कोड नहीं था, ये सोसाइटी स्विफ्ट कोड जनरेट नहीं हुआ था, तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो इन बैंकों ने मिलकर आपस में जो है डिस्कशन किया, इस समस्या से जो है निपटने के लिए समाधान क्या हो सकता है उस पर विचार विमर्श किया। देन स्विफ्ट कोड का जो है इन्होंने इजाद किया, स्विफ्ट सोसाइटी को इजाद किया, यानी 15 देशों ने मिलकर 1973 में, जिसके 239 बैंक्स इसमें शामिल थे, ठीक है जी। अब देन इन्होंने क्या किया, स्विफ्ट सोसाइटी को एक तरीके से बना लिया। अब जब ये स्विफ्ट कोड बना लिया तो पहले किस उद्देश्य से बनाया गया था? जब स्टार्टिंग में जो स्विफ्ट सोसाइटी यानी स्विफ्ट कोड है, उसका एक ही उद्देश्य था। वो क्या था? ट्रेजरी और उसके ट्रांजैक्शन से संबंधित मैटर्स, जो मैटर हैं, ठीक है, जो मैसेजिंग है, जो मैसेजेस हैं, जो आपस में जो है लिंक करना है बैंकों को, सिर्फ यही काम था। स्टार्टिंग में इसको इसी तरीके से लिया गया था कि ट्रेजरी और ट्रेजरी से संबंधित जो ट्रांजैक्शन होंगे, बॉर्डर क्रॉस ट्रांजैक्शन होंगे, उस पर काम करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद उन सभी देशों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने जिस नेटवर्क यानी स्विफ्ट नेटवर्क का उन्होंने जो इजाद किया है, जो विकास किया है, वो बेहद ही फास्ट, करेक्ट और एक तरीके से सही, ठीक है,
फास्ट हो गया, करेक्ट हो गया और एक तरीके से सटीक जानकारी देने वाला एक नेटवर्क है। तो बाद में उन्होंने जो है सोचा कि क्यों ना इसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, जहां उसमें भी इन सभी ने यही पाया कि इसकी जो स्विफ्ट जो नेटवर्क है वो काफ़ी सुरक्षित है, फास्ट है और सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो धीरे धीरे इस नेटवर्क आज लगभग मैं बता रहा हूं, इस नेटवर्क के थ्रू, इस नेटवर्क से इस पूरी दुनिया के लगभग हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स जुड़े हुए हैं। ये आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में या सेटलमेंट में सबसे बड़ी भूमिका को जो है निभाता है। ओके, देन मैं बता दूं मतलब कितने क्या निभाता है और कितने लोग इससे संबंधित हैं, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। देखिए लगभग आज की डेट में 200 से ज़्यादा, इस पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, 200 से ज़्यादा जो है देश स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिनकी 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थाएं इस नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कितनी वास्ट, कितनी बड़ी तादाद में ये जो है कार्य कर रहा है। आज 2021 के आंकड़े हैं स्विफ्ट नेटवर्क जो है 2021 के आंकड़े में दे रहा हूं, क्योंकि 2022 के आंकड़े भी प्रकाशित नहीं किए गए क्योंकि अभी तो चल ही रहा है। 2021 के आंकड़े हैं कि पर डे 4.3 करोड़ मैसेजेस स्विफ्ट सोसाइटी के द्वारा पर डे 4.3 करोड़ मैसेजेस आदान प्रदान किए गए, जिसमें खरबों रुपए का लेन देन किया गया। खरबों मतलब हम भी हिसाब नहीं लगा सकते खरबों कितने होंगे, पर डे की बात कर रहा हूं। पर डे का इसका कंट्रीब्यूशन इतना था पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसके थोड़े काम को समझ लेते हैं, थोड़ा और पहले जान लें इसका इतिहास, फिर आगे आते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया 1973 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, लेकिन जो पहला स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से जो पहला ट्रांजैक्शन किया गया वो 1977 में किया गया। ठीक है, उसे जो है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कि स्विफ्ट सोसाइटी या स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से विश्व में पहला जो है ट्रांजैक्शन कब किया गया, तो उसका आंसर होगा 1977। स्थापना भले ही 1973 में कर ली हो, लेकिन इसके माध्यम से जो ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल सेटलमेंट है, वो पहला सेटलमेंट 1977 में हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? हमारे कुछ पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, किसी तरह का डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, अब देन हम आ जाते हैं कि स्विफ्ट जो है, आखिर ये जो कोड है एक्चुअल में है क्या? कोड तो है, हम इतना समझ गए, लेकिन एक्चुअल में क्या है और किस तरह कार्य करता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। स्विफ्ट जो कोड है, ठीक है, वो एक हाई सिक्योरिटी कोड है। स्विफ्ट एक हाई सिक्योरिटी कोड है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? देखिए, इसके अंतर्गत फाइनेंस, ऐसा नहीं कि पैसों का लेन देन किया जाता हो। मैं स्पष्ट कर दूं, कंफ्यूज ना हो आप। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि इसके अंतर्गत पैसों का लेन देन नहीं किया जाता है। ठीक है जी, बल्कि सपोज मान लीजिए दो देश हैं या दो से ज्यादा देश हैं, आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट क्या करता है? स्विफ्ट जो है उन देशों के मध्य संदेशों का आदान प्रदान एक बेहद सुरक्षित, सटीक एवं सही तरीके से संदेशों का आदान प्रदान करता है। मतलब जो मैसेजेस भेजता है, इसका कार्य होता है सटीक मैसेज को भेजना, जिसमें उन देशों की जो आपस में जो बैंक होते हैं वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिन बैंकों के, उन मैसेज में जो मैसेज भेज रहा है स्विफ्ट, उन्हीं मैसेजेस में उनकी गोपनीय जानकारी छुपी होती है कि कितना ट्रांजैक्शन करना है, किसको करना है, क्या करना है। ठीक है, और फिर वो बैंक क्या करते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जिस खाता धारक या जिस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में
जितना भी ट्रांजैक्शन करना है, जो पैसा कर भेजना है वो जमा करवा देते हैं और फिर उसके बाद वो बैंक आपस में सेटलमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ जो है किसी भी फर्म, कंपनी हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, तो उसके लिए बेहद आसान हो जाता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट को करने के लिए इस कोड के माध्यम से। ठीक है। अब सपोज दूसरा प्रश्न उठता है कि जो स्विफ्ट है उसका प्रयोग हम कैसे करें। ठीक है। सपोज भविष्य में आपको कभी जो है मान लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो कि आपको आपके अपने बैंक से मिलेगी, जो आपकी मेन ब्रांच होगी वहाँ मिलेगी। हो सकता है जो बैंक की ब्रांच होती हैं, छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं, हो सकता है आपको वहाँ से वो प्रोवाइड ना कराई जा सके, लेकिन आपकी जो मेन ब्रांच होती है वहाँ से आपको ये कोड मिल जाएगा और आप बैंक के थ्रू ही इस चीज़ को करवा भी सकते हैं वहाँ। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने बैंक जाइए, ठीक है, जहाँ आपका अकाउंट है खुल गया, जहाँ खुला हुआ है वहाँ जाइए। ठीक है। आप कुछ फॉर्म्स आते हैं इसके लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या सेटलमेंट के लिए। उन फॉर्म्स को आपको लेना है, फुलफिल करना है और सबमिट कर देना है। ठीक है। अब विदेश में आपको जिस बंदे को पैसे भेजने हैं उसके अकाउंट में उस बैंक, आपके बैंक के द्वारा वहाँ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। जिस अकाउंट, वहाँ जिस बैंक के अकाउंट में उसका पैसा होगा वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा और बाद में वो दोनों जो बैंक होंगे वो आपस में सेटलमेंट करते रहेंगे। इसमें कस्टमर की कोई हेडेक नहीं है, उससे मतलब फिर कुछ नहीं करना है। कंफर्म हो गया ना जी। देन इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, क्या हुआ इसको, ओके। देन हम कहां पर थे, ये हिल गया था एक्चुअली। देन हम स्विफ्ट के बारे में बात कर रहे थे और किस तरह से कार्य करता है उस बारे में बात कर रहे थे। देन इसके कुछ पॉइंट्स और हैं। पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो स्विफ्ट कोड है या स्विफ्ट सोसाइटी या नेटवर्क है, ठीक है, तो इसकी निगरानी के लिए भी कोई ना कोई बना होगा जो सोसाइटी है ना। उसमें क्या है, स्विफ्ट कोड G10 जो देश हैं, G10 एक देशों का एक ग्रुप है G10। वो जो देश हैं इसकी निगरानी करते हैं, जिसके अंतर्गत बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया एंड अमेरिका हो गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन। ये जो देश हैं इनके जो सेंट्रल बैंक हैं, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक है, स्विफ्ट नेटवर्क इनकी देखरेख में कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्विफ्ट, अब देखिए इंटरनेशनल यानी ग्लोबल तौर पे, ग्लोबली नेटवर्क कहेंगे ना इसको, क्योंकि ग्लोबली स्तर पर जो है, वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या सेटलमेंट हो रहा है, तो उस पर भी निगरानी के लिए ये तो जो है स्विफ्ट की निगरानी कर रहा है। लेकिन कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कौन किस तरीके से कर रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके माध्यम से बड़ी आसानी से उसका इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया जा रहा है, किस तरह की गतिविधियां हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखने के लिए कोई ना कोई एजेंसी चाहिए। तो 1989 की बात है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नामक, जिसका आपने हाल फिलहाल में बहुत जिक्र सुना होगा, FATF, जिसने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए इसने बहुत कुछ किया, ठीक है, जिसने एक खाड़ी देश को भी जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया, शायद सऊदी अरेबिया है उसका नाम, उसको भी डाल दिया था। तो FATF भी बहुत पावरफुल एक संस्था है, ठीक है। इसकी FATF के बारे में कभी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है FATF, शॉर्ट में बताना ठीक नहीं रहेगा। देन ये क्या करता है, जो FATF जो है, स्विफ्ट के तहत जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो FATF के निगरानी में ही होते हैं। FATF क्या करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्य करता है FATF। और दूसरा एक लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए स्विफ्ट सोसाइटी हो गई, स्विफ्ट नेटवर्क हो गया, तो ये मेनली कहाँ से ऑपरेट किया जाता है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, जो स्विफ्ट सोसाइटी है
उसका एक हेडक्वार्टर है जो बेल्जियम देश के जो G10 में आता है, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स के ला पलवा ऐसा कुछ नाम है उस शहर का। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे उस शहर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेल्जियम शहर के ब्रुसेल्स राजधानी में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो आप सभी को वो थोड़ा जो भी शहर का नाम है उससे एक बार करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं जो है डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। ला अल्मा ऐसा कुछ करके है, मैं कमेंट में डाल दूंगा क्लियर करके उसको। अभी फिलहाल मेरे जो है दिमाग में वो नहीं आ रहा है। देन ये हमारा स्विफ्ट कोड हो गया, और इसके बारे में हमने आज विस्तृत रूप से चर्चा की। देखिए स्विफ्ट कोड को इम्पोर्टेंस क्या रही है इसको जानने के लिए, क्योंकि एक ग्लोबली पेमेंट सिस्टम है, ये आज की डेट में हर देश के लिए बेहद महत्व रखता है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि रशिया एवं यूक्रेन के मध्य युद्ध हो गया था, तो रसिया को बेहद जो है इससे डिस्कनेक्ट करने की बेहद मांग उठी थी, और क्योंकि यूक्रेन उठा रहा था, और जो अदर जैसे अमेरिका हो गया, अदर यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वो भी उठा रहे थे कि रसिया को जो है स्विफ्ट सोसाइटी से बाहर कर दो ताकि इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। एक दबाव डाल रहे थे ताकि वो जो है यूक्रेन युद्ध को बंद करे। तो हम लोगों ने इसके महत्व को समझा था। रसिया पे जो है इसका काफ़ी उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था। कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। तो बाकी चीज़ें हम डिटेल में और भी कभी डिस्कस करेंगे कि रसिया यूक्रेन के मध्य किस तरह से स्विफ्ट ने अपनी भूमिका को निभाया, किस तरह जो है जैसे चाइना कंट्री हो गया, वो अपना एक पेमेंट सिस्टम, ग्लोबली पेमेंट सिस्टम जो है किस तरह लेके आया, उसका क्या नाम था। भारत अपना जो है कौन सा पेमेंट सिस्टम बना रहा है, पेमेंट गेटवे बना रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या सेटलमेंट के लिए, वो हम जो है बात करेंगे अपने फिर कभी अदर सेशन या किसी और टॉपिक जब आएगा तब उसमें बात करेंगे। ये करंट इशू हो जाएगा और उसी में हम स्विफ्ट का भी जिक्र कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं स्विफ्ट हो गई। मेरे ख्याल से स्विफ्ट में अब जानने के लिए कुछ और बाकी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इतना काफ़ी है, इससे बाहर जा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, बस आपको एक बार इस वीडियो को सही से देखना है, समझना है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बेसिक नॉलेज हो, या मैंने डीप से डीप समझाने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं स्विफ्ट सोसाइटी में। देन अगर आपने ठीक से सुना है तो आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो क्लियर हो जाए, और नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उस प्रॉब्लम का जो है जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। देन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, हैव अ स्वीट ड्रीम, जय हिंद।